Swayam Prabha. Digital India. Educated India. सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर शैवाल सत्यार्थी विधि संकाय दिल्ली विश्वविद्यालय में कार्यरत हूँ। मेरे पाठ्यक्रम का शीर्षक है अपकृत्य विधि और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019। इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत आज का जो मेरा विषय है वह है षड्यंत्र। यह अध्याय नंबर 18 है। इस विषय को शुरू करने के पहले आपको यह जानकारी देना आवश्यक है कि यह जो अपकृत्य है यह एक विशेष तरह का अपकृत्य है और इसे क्रिमिनल लॉ और सिविल लॉ दोनों के अंतर्गत देखा जा सकता है। इसी वजह से कई बार यह कन्फ्यूज़न या दुविधा होती है कि इनके बीच में अंतर क्या होता है जब यह आपराधिक विधि के अंतर्गत देखे जाते हैं या जब यह सिविल विधि के अंतर्गत देखे जाते हैं। तो इन सब बातों को लेकर हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और सबसे पहले हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर इस तरह के अपकृत्य का उद्भव किस तरह से हुआ है। तो ऐसा माना जाता है कि ब्रिटेन में सबसे पहले साजिश को, षड्यंत्र को एक आपराधिक कृत्य के रूप में देखा गया और इसे मान्यता दी गई। जब आपराधिक कृत्य के रूप में इस साजिश के रिट को मान्यता दी गई और उसके बाद से फिर इसमें निरंतर विकास होते गया और बाद में जाकर इसे एक सिविल दोष के रूप में भी माना गया और इसे अपकृत्य के रूप में मान्यता दी गई। जब भी हम इस षड्यंत्र के अपकृत्य की उत्पत्ति की बात करते हैं और ब्रिटेन की बात करते हैं तो निश्चित रूप से पहले आपराधिक विधि में इसका मान्यता दी गई और उसके बाद से ही इसको एक अपकृत्य के रूप में जाना जाने लगा। अगर हम इसके समय काल को देखें तो महारानी एलिजाबेथ प्रथम के कार्यकाल में इसको मान्यता दी गई थी एक आपराधिक विधि के रूप में, एक आपराधिक कृत्य के रूप में। उसके बाद से 17वीं शताब्दी में कानून के द्वारा इस षड्यंत्र को एक अपराध के रूप में मान्यता दी गई और यह भी कहा गया कि सामान्य रूप से अदालतों में साजिश को न केवल एक अपराध माना जाएगा बल्कि इसे नागरिक दायित्व का एक प्राथमिक सोर्स भी के रूप में भी देखा जाएगा। इस तरह का विकास 17वीं शताब्दी में हुआ। इसके बाद से जब हम कुछ वाद को देखते हैं कि उन वादों में इसको लेकर क्या चर्चा की गई और क्या कहा गया, इस अपकृत्य को मान्यता किस वाद में दी गई, क्योंकि यहाँ हम अपकृत्य के रूप में इसे देख रहे हैं और अपकृत्य विधि का विकास जो हुआ है वह न्यायालयों के द्वारा दिए गए निर्णय के आधार पर ही हुआ है। इसके लिए कोई संविधि नहीं है। तो इसके लिए आवश्यक है यह देखना कि सबसे पहली बार किस वाद में इसको मान्यता दी गई। तो 19वीं शताब्दी में एक वाद आया था क्राफ्टर हैंड वुवन हैरिस ट्वीट कंपनी लिमिटेड बनाम बेइच का। इस वाद में जो फैसला दिया गया उसमें यह कहा गया कि जो साजिश होती है, जो षड्यंत्र होता है, वह आपराधिक होने के साथ साथ एक अपकृत्य भी होता है, लेकिन दोनों में कुछ बुनियादी अंतर होते हैं। और जो सबसे प्रमुख बुनियादी अंतर यह होता है कि जो आपराधिक साजिश है उसके लिए एक संविधि होती है, उसके लिए एक कानून बना हुआ है और उस स्टैट्यूट के अंतर्गत यह एक अपराध के रूप में देखा जाता है। लेकिन जब हम साजिश एक नागरिक दायित्व के संदर्भ में देखते हैं और साजिश एक अपकृत्य के रूप में देखते हैं तो हम यहाँ यह पाते हैं कि इसका जो दायरा होता है वह व्यापक होता है, क्योंकि इसके लिए कोई संविधि नहीं है, यह किसी भी कानून के द्वारा तय नहीं किया गया है। यहाँ न्यायालयों के पास यह पूरा अधिकार होता है कि वह इसका विकास
कर सकें और न्यायालय किसी खास परिस्थिति को ध्यान में रखकर इसमें बदलाव भी कर सकते हैं। तो जब आपराधिक विधि के अंतर्गत षड्यंत्र और सिविल विधि के अंतर्गत षड्यंत्र, इन दोनों को देखते हैं तो निश्चित रूप से हम यही पाते हैं कि सिविल विधि के अंतर्गत जो अपकृत्य है इसका दायरा व्यापक है और व्यापक हो सकता है। इसके लिए कोई लिखित कानून नहीं है। यह न्यायालय के विवेकाधिकार के ऊपर निर्भर है कि वह किसी भी नए मामले में नए तथ्यों के आधार पर इसमें कुछ विकास अगर करना चाहे तो कर सके। जब हम इन साजिशों या षड्यंत्रों को एक अपकृत्य के रूप में देखते हैं तो इनके लिए बहुत सारे मानदंड भी तय किए गए हैं न्यायालयों के द्वारा। तो यह आवश्यक होता है कि इस तरह के अपकृत्य के विरुद्ध अगर कोई प्रतिकर की मांग करता है तो उसे उन मानदंडों को पूरा करना आवश्यक है। बिना उनको पूरा किए आप किसी भी प्रतिकर के हकदार नहीं हो सकते हैं। भारत में अगर इसकी स्थिति को अगर हम देखते हैं तो हम यही पाते हैं कि भारत में भी यह असंहिताबद्ध है, अनकोडिफाइड है, और जबकि हमारा जो आपराधिक षड्यंत्र है वह भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत संहिताबद्ध है और इसके लिए कुछ प्रावधान हैं और उन प्रावधानों के तहत ही यह एक अपराध बनता है और उसके लिए जो भी दोषी होता है उसको दंड देने का प्रावधान है। भारतीय दंड संहिता की धारा 120A और 120B के तहत इस आपराधिक षड्यंत्र को रखा गया है और वहां इसको परिभाषित भी किया गया है। तो जहां एक तरह यह संहिताबद्ध है आपराधिक विधि के अंतर्गत, लेकिन जब हम इसको अपकृत्य के रूप में देखते हैं तब यह व्यापक है, इसके लिए कोई भी संहिता नहीं है। यह न्यायालयों के विवेकाधिकार पर निर्भर करता है कि वह किस तरह से अपना निर्णय देते हैं। षड्यंत्र के अपकृत्य को हम जानते हैं कि ब्रिटेन में भी कानून या न्यायालय की जो क्षमताएं होती हैं, जो उनका निर्वचन का अधिकार होता है, उनके आधार पर ही विकसित होते हुए देखा गया है। लेकिन जब हम भारत के संदर्भ में इसको देखते हैं तो हम निश्चित रूप से यह पाते हैं कि यह न्याय, समानता, समान कानून, विवेक या बहुत सारे जो अन्य सिद्धांत होते हैं जिनके आधार पर यह नियंत्रित होता है। कई बार हम देखते हैं कि साम्या के आधार पर भी कई बार निर्णय दिए जाते हैं और कोर्ट के द्वारा कहा जाता है कि जहां उपचार की आवश्यकता है और कोई ऐसा वाद नहीं है जो पहले दिया गया है इस तरह के मामले में, तो साम्या के आधार पर वह फिर से उसका निर्वचन करते हैं और न्यायालय अपना निर्णय देकर जो भी व्यक्ति पीड़ित है, जो भी उस अपकृत्य का शिकार हुआ है, उसको प्रतिकर दिलाने का कार्य करती है। तो मूल रूप से प्रश्न यह उठता है कि आपराधिक विधि के अंतर्गत जो षड्यंत्र होता है और हमारा जो सिविल विधि के अंतर्गत जो षड्यंत्र है, इन दोनों में मूलभूत अंतर होते हैं और उन मूलभूत अंतरों को ध्यान में रखना किसी भी विधि के छात्र के लिए आवश्यक होता है। अब हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि यह षड्यंत्र, कॉन्स्पिरेसी होती क्या है और इसको किस तरह से परिभाषित किया जाता है। तो निश्चित रूप से जब भी हम इस तरह के अपकृत्य की बात करते हैं तो इसमें एक से अधिक व्यक्तियों का शामिल होना आवश्यक होता है। कोई एक व्यक्ति स्वयं में इस तरह के अपकृत्य को कारित करने वाला नहीं हो सकता है। यह जब भी किया जाता है यह संयोजन में किया जाता है और यह संयोजन 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का होता है। तो जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति बिना किसी विधिपूर्ण न्यायानुमति के वादी को जानबूझकर कोई क्षति कारित करते हैं या उस क्षति कारित करने के लिए इनका संयोजन होता है, तो माना जाता है कि यह एक षड्यंत्र का अपकृत्य है। तो हम इस परिभाषा को जब देखते हैं तो हम यहाँ यह पाते हैं कि 2 या 2 से अधिक व्यक्ति एक साथ संयुक्त रूप से, संयुक्त प्रयोजन में या मिलकर जानबूझकर कोई ऐसा कृत्य करते हैं और वह कृत्य
विधिपूर्ण नहीं होती है, उस कृत्य के लिए कोई भी न्यायानुमति नहीं होती है, और इस कृत्य को करने का जो उद्देश्य होता है वह वादी को क्षति कारित करना होता है। तो इस तरह के उद्देश्य के साथ जब आप कृत्य करते हैं और वादी को क्षति कारित करना आपका उद्देश्य है और आपके कृत्य के परिणाम स्वरूप ही वादी को कोई क्षति हुई है, तो यह माना जाता है कि आपने षड्यंत्र का अपकृत्य किया है। तो षड्यंत्र के अपकृत्य को करने के लिए जो प्रीकंडीशंस हैं, जो मानदंड हैं, वह स्पष्ट हैं, जो इस परिभाषा में भी परिलक्षित हो रहे हैं कि दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में जब किसी करार में होते हैं और उस करार का उद्देश्य वादी को क्षति पहुंचाना होता है, और जो भी कृत्य उस करार के तहत किए जाने वाले होते हैं वह किसी भी तरह के न्यायानुमति के साथ नहीं होते हैं, और यह माना जाएगा कि यह एक षड्यंत्र का अपकृत्य हुआ है। अब हम इसके तत्वों की अगर बात करें इस परिभाषा के आधार पर, जैसा कि मैंने बताया, तो एक एक करके हम देखेंगे कि ये कौन कौन से तत्व हैं। सबसे पहला, जैसा कि मैंने बताया, दो या दो से अधिक व्यक्तियों की भागीदारी इसमें आवश्यक है। बिना दो या दो से व्यक्तियों की भागीदारी के यह संभव ही नहीं है, तो अकेले षड्यंत्र संभव नहीं होता है। दूसरा होता है कि सहमति, साजिश। जब भी हम सहमति या साजिश की बात करते हैं, यहाँ कंसेंट और कॉन्स्पिरेसी, तो कॉन्सेंट और कॉन्स्पिरेसी जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में होती है, तो इसका मतलब यह होता है कि किसी कार्य को करने के लिए एक करार हुआ है, उनके बीच में एग्रीमेंट हुआ है, उनका जो कंसेंट है वह मीटिंग ऑफ माइंड है, और एक साथ यह जो कंसेंट दिया गया है, यह जो साजिश की गई है, जो प्रतिवादियों के बीच में हुई है, इसका जो उद्देश्य है वह स्पष्ट है, और नुकसान पहुंचाने के लिए और वादी को नुकसान पहुंचाने के लिए यह एक समझौता है, करार है। तीसरा तत्व जब हम देखते हैं तो हम यह पाते हैं कि यहाँ होता है कि कानूनी रूप से मान्य कार्य यहाँ नहीं किया जाता है। जब भी यहाँ कोई कार्य किया जाएगा तो गैर कानूनी कार्य के लिए ही यह करार होता है। कानूनी रूप से किए गए कार्य के लिए अगर कोई करार होता है दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में, तब यह कोई अपकृत्य या कोई दोषपूर्ण कृत्य नहीं माना जाता है, क्योंकि यहाँ आपका उद्देश्य है किसी ऐसे कार्य को करना जो कानून सम्मत है, विधि सम्मत है। तो जब भी इस तरह के करार होते हैं तो यह करार किसी गैर कानूनी कार्य को करने के लिए ही होते हैं, ऐसा कार्य जिसके लिए न्यायानुमति नहीं है। चौथा तत्व जो इसका होता है, वहाँ हम यह देखते हैं कि यहाँ जो आपका इंटेंशन है, जो आपका उद्देश्य है, वह है नुकसान पहुँचाना। और नुकसान आप किसको पहुँचाना चाहते हैं? नुकसान आप किसी अन्य पक्ष को पहुँचाना चाहते हैं जो कि वादी होता है इस तरह को मामलों में। तो जब भी इस तरह के करार होते हैं किसी गैर कानूनी कार्य को करने के लिए, तो इसका उद्देश्य एक क्षति कारित करना होता है, और वह क्षति किसी अन्य व्यक्ति को, किसी तीसरे व्यक्ति को कारित करना होता है, इन व्यक्तियों के द्वारा जिनका आपस में संयोजन है और कोई संयुक्त उपक्रम है। तो यह आपस में मिलते हैं दो या दो से अधिक लोग, और वह यह निर्णय करते हैं या डिसाइड करते हैं, एक करार करते हैं कि हम यह कार्य करेंगे, और उस कार्य का परिणाम यह होता है कि किसी तीसरे व्यक्ति को क्षति होनी है, और जो कार्य है वह विधि सम्मत नहीं है। तो माना जाएगा कि यह एक आवश्यक तत्व है जो इस तरह के अपकृत्य में होना चाहिए, और उसी की वजह से यह एक दोषपूर्ण कार्य बनता है। इसका जो अंतिम तत्व यह होता है कि इसमें वास्तविक क्षति का होना आवश्यक है, कि जो भी हम क्षति की बात करते हैं, कई बार ऐसा होता है कि करार हुआ, कोई कार्य करना है, कार्य किया गया, लेकिन कोई क्षति हुई नहीं, किसी तरह का नुकसान हुआ नहीं वादी को। तो जब किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ तो यह माना जाएगा कि यह एक दोषपूर्ण कार्य नहीं है सिविल विधि के अंतर्गत। तो यहाँ यह देखा जाता है कि जो भी षड्यंत्र किया गया इन प्रतिवादियों के द्वारा, तो उस षड्यंत्र से वादी को कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष नुकसान पहुँचाना उनका उद्देश्य है।
और उस उद्देश्य में वह सफल होते हैं, वादी को उस तरह का नुकसान प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हुआ है। तो जब इन तरह के तत्वों का एक साथ सम्मिश्रण हम देखते हैं किसी भी कार्य में, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के द्वारा किए गए कार्य में, तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि हाँ, यहाँ एक अपकृत्य हुआ है और यह अपकृत्य निश्चित रूप से एक षड्यंत्र का अपकृत्य हुआ है। तो ये महत्वपूर्ण तत्व हैं जिनका होना आवश्यक होता है किसी भी षड्यंत्र के अपकृत्य में। जैसा कि पूर्व में मैंने बताया आपको, ये हो सकता है यह संयोजन अपने किसी हित की रक्षा के लिए हो या कोई अन्य उद्देश्य हो, लेकिन वादी को क्षतिकारित करना प्राथमिक उद्देश्य नहीं है। लेकिन फिर भी अगर वादी को कोई क्षति हो रही है तो क्या वह कोई मामला को न्यायालय के सामने लाकर यह मांग कर सकता है कि मुझे प्रतिकर मिलना चाहिए, क्योंकि मुझे जो क्षति हुई है वह प्रतिवादियों की सहमति के आधार पर किए गए कार्य की वजह से हुई है। तो इस तरह के भी मामलों को देखना आवश्यक होता है कि इनमें न्यायालयों का क्या मत रहा है और किस तरह से उनके निर्णय हुए हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि सम्मिलित कार्य से वादी को क्षति भी हुई, लेकिन न्यायालय ने ये माना कि नहीं, इसमें जो प्रतिवादी हैं उनका कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा, क्योंकि जो उनका कार्य है वह विधि मान्य कार्य है और उनको अपने हित की संरक्षा करने की या कोई और विधि मान्य उद्देश्य को पूरा करने की पूरी स्वतंत्रता होती है, वह कर सकते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि उसकी वजह से आपको कोई क्षति हो गई। अब इसमें हम कुछ निर्णयों को देखेंगे और उनके आधार पर हम देखने का और समझने का प्रयास करेंगे कि क्या जो अभी हमने चर्चा की वह वास्तव में न्यायालयों ने भी माना या नहीं माना। अब इसमें एक जो सबसे पहले हम वाद को देखते हैं वह था मुगल स्टीमशिप कंपनी बनाम मैकग्रेगर। इस वाद में ऐसा हुआ था कि जो प्रतिवादी थे वह कुछ जो पहले जो पोत होती थी, जो नौकाएं होती थी जिनसे माल की ढुलाई की जाती थी और समुद्र के रास्ते से, जल मार्ग से, तो ये जो प्रतिवादी थे वह कई पोतों के स्वामी थे और उनका जो व्यापार था वह कई देशों में व्यापार होता था, जैसे चीन या यूरोप के अन्य देशों के साथ जो व्यापार होता था। और उसमें अपना एकाधिकार स्थापित करने के लिए, आपको पता है कि जब इस तरह के व्यापार होते हैं बहुत सारे लोग अपनी नौकाएं या पोत इस्तेमाल करते हैं इस तरह के व्यापार में माल ढोने के लिए, तो एक प्रतिस्पर्धा भी होती है, किराए को लेकर प्रतिस्पर्धा होती है, समय सीमा को लेकर एक प्रतिस्पर्धा होती है, सर्विस अच्छी देने को लेकर एक प्रतिस्पर्धा होती है। तो हर कोई चाहता है कि हमारा जो व्यापार है वह ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े और दूसरों को ऐसा करने का मौका न मिले कि वह हमारे व्यापार में अपनी हिस्सेदारी करें। तो उन्हीं प्रतिस्पर्धाओं को ध्यान में रखकर एकाधिकार प्राप्त करने के उद्देश्य से किराए भाड़े में काफ़ी कमी कर दी गई। ये कुछ जो स्वामी थे वो आपस में मिले और उन लोगों ने निर्णय लिया कि हम लोग क्या करते हैं कि अपने पोत का जो किराया है उसको कम कर देते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो ग्राहक हैं वह हमारे पास आएंगे और हमारे प्रतिद्वंदियों के पास नहीं जाएंगे। तो इससे क्या होगा कि हमारा एक एकाधिकार हो जाएगा इन पोत के व्यवसाय में, और इसकी वजह से उन्होंने कुछ करार किया। वादी जो था वह इन प्रतिवादियों का प्रतिद्वंदी था। इस तरह के करार के बाद जब इन्होंने अपना किराया कम किया, यह जो कृत्य किया, इसकी वजह से निश्चित रूप से वादी को बहुत ही ज़्यादा आर्थिक नुकसान सहन करना पड़ा। स्वाभाविक है कि जब ग्राहक ज़्यादा से ज़्यादा ग्राहक कम किराए को देखकर प्रतिवादियों के समूह की ओर आकर्षित होंगे, तो जो भी वादी का व्यापार था उसमें कमी आई और उसकी वजह से उसे आर्थिक क्षति हुई। अब उसने इन प्रतिवादियों के विरुद्ध एक वाद दायर किया और उसमें तर्क यह दिया कि चूंकि जो प्रतिवादी थे वह आपस में मिले, उनका संयोजन हुआ और एक करार के तहत उन्होंने यह कृत्य किया, किराए को कम कर दिया, और उनके इस कृत्य की वजह से मुझे क्षति हुई, मुझे हानि हुई, इसलिए यहाँ एक षड्यंत्र का अपकृत्य हुआ है और इस षड्यंत्र के अपकृत्य के लिए मुझे
प्रतिकर मिलना चाहिए। लेकिन जब यह मामला न्यायालय के समक्ष गया तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने इनके तथ्यों को ध्यान में रखकर यह निर्णय लिया कि नहीं, यहाँ प्रतिवादियों का कोई उत्तरदायित्व नहीं बनता है, यह षड्यंत्र का अपकृत्य नहीं कारित हुआ है, क्योंकि यहाँ जो उद्देश्य है इन प्रतिवादियों का वह मूल रूप से वादी को नुकसान पहुंचाना नहीं था। उनका जो उद्देश्य था वह अपने व्यापार को बढ़ाना था, और अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए उन्होंने यह कृत्य किया था। उनका जो मुख्य उद्देश्य था वह इस तरह के व्यवसाय में एकाधिकार प्राप्त करने का था, ना कि सिर्फ वादी को नुकसान पहुंचाने का। अगर उनका उद्देश्य अगर सिर्फ वादी को नुकसान पहुंचाने का ही होता तब यह अलग बात हो सकती थी, लेकिन इस तथ्य में, इस वाद में उनका उद्देश्य अपने व्यापार को बढ़ाना था, उस व्यवसाय में एकाधिकार स्थापित करना था। इस वजह से यहाँ षड्यंत्र का अपकृत्य नहीं हुआ है, इसलिए उनका कोई उत्तरदायित्व नहीं है। जो भी उनका उद्देश्य था, क्योंकि किराया को कम करना, ज़्यादा करना, यह एक विधिपूर्ण उद्देश्य हो सकता है अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए, और उसे इस बात की स्वतंत्रता होती है कि वह तय करे कि जो भी वह कार्य करेगा, जो भी वह सेवा देगा अपने ग्राहकों को, उसका मूल्य क्या होगा, उसकी लागत के हिसाब से यह तय करने का अधिकार उसका है। तो उनका जो उद्देश्य था वह विधिपूर्ण उद्देश्य था, कृत्य जो था वह विधिपूर्ण कृत्य था। तो ऐसे में अगर सिर्फ हानि हो गई वादी को उनके कार्य की वजह से, तो यह कहना उचित नहीं होगा कि षड्यंत्र का अपकृत्य हुआ है और इसके लिए वह किसी भी तरह के प्रतिकर के हकदार हैं। और यहाँ एक और बात थी कि उन्होंने कोई भी विधि विरुद्ध साधन का भी प्रयोग नहीं किया था अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, तो इसको भी ध्यान में रखना आवश्यक है। अब हम इसी क्रम में एक अन्य वाद को देखते हैं। यह वाद था क्रॉफ्टर हैंड वोवेन हैरिस ट्विस कंपनी लिमिटेड बनाम बेच, जिसका मैंने पहले आपको उदाहरण स्वरूप बताया था कि इसमें 19वीं शताब्दी में अपकृत्य के रूप में षड्यंत्र को मान्यता दी गई थी और इस पर चर्चा की गई थी। अब हम एक अन्य बात की तरफ ध्यान देते हैं। यह बात था क्राफ्टर हैंड वोवेन हैरिस ट्विस कंपनी लिमिटेड बनाम बेच का। इस वाद में ऐसा हुआ था कि विधिपूर्ण प्रयोजन की संयोजना का यह मामला था। इसमें जो प्रतिवादी थे उनका एक व्यावसायिक संघ था। उस व्यावसायिक संघ में बहुत सारे मजदूर भी सदस्य थे, और वो मजदूर जो सदस्य थे उन्हें गोदी मजदूर के रूप में जाना जाता था कि वह गोदी मजदूर हैं और उनका एक संघ है। इस व्यावसायिक संघ जो प्रतिवादियों का था, उसने एक अनुदेश जारी किया कि वे वादी के माल को न ढोएं। उन्होंने अपने जो भी सदस्य थे उनके लिए एक अनुदेश जारी किया और कहा कि आप लोग वादी के माल को नहीं ढोएंगे। गोदी मजदूरों द्वारा इस तरह का कार्य किया जाना माना गया कि संविदा का भंग नहीं है। इस तरह से जो पूरा घाट था जहां पर ये कार्य कर रहे थे, जो मजदूर वहां पर कार्य के लिए थे और उन्होंने ऐसा करने से मना किया कि ऐसा नहीं करेंगे, तो उसकी वजह से एक तरह से घाटबंदी हो गई। लेकिन इस घाटबंदी का जो उद्देश्य था वह यह था कि जो सूत का व्यापार होता था वहाँ, उस सूत के व्यापार में जो कंपटीशन था उसको कम करना था, जो प्रतियोगिता थी उसका निवारण करना था। तो प्रतियोगिता के निवारण के उद्देश्य से इस तरह का कृत्य किया गया था कि जितने भी गोदी मजदूर थे उनको उनके संघ ने, जो प्रतिवादी थे, उन्होंने कहा कि आप वादियों का माल नहीं ढोएंगे। ऐसा करने का जो उनका उद्देश्य था वह था कि इस उद्योग में सुदृढ़ता लाना, और उस सुदृढ़ता की वजह से जो भी इस संघ के सदस्य हैं, जो गोदी मजदूर हैं, उनके भी जीवन में बेहतरी आएगी, उनकी भी आर्थिक तरक्की होगी, उनके भी वेतन में बढ़ोतरी होगी। इस तरह के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए इस संघ ने ऐसा आदेश जारी किया था। ऐसा कई बार होता है, आप जानते हैं कि कई बार मिलों में या फैक्ट्रियों में जो मजदूर संघ होते हैं वह कई बार काम करने से मना कर देते हैं कि हम काम नहीं करेंगे, जब तक आप हमारा वेतन नहीं बढ़ाएंगे हम काम नहीं करेंगे।
तो कई बार ऐसा देखा जाता है कि कई बार जो फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूर होते हैं या किसी मिल में काम करने वाले मजदूर होते हैं, वह अपनी मांगों को लेकर स्ट्राइक भी करते हैं, काम बंदी भी करते हैं, और उनका उद्देश्य होता है कि आप हमारे वेतन में बढ़ोतरी करिए, क्योंकि महंगाई ज़्यादा है और बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, बहुत सारे कारण होते हैं, और इस वजह से वह अपने काम को करने से मना कर देते हैं। तो यह स्वाभाविक एक क्रिया होती है जो किसी भी संस्था में या कहीं भी होती है, और कई जगह यह विधिमान्य, इसको मान्यता भी दी गई है, कानूनों में मान्यता दी गई है कि इस तरह के आंदोलन का या मांग करने का या स्ट्राइक करने का अधिकार होता है और उनसे उनके हितों की रक्षा की जा सकती है। तो यहाँ भी जब उस व्यवसायी संघ ने, जो प्रतिवादी थे, उन्होंने आदेश जारी किया अपने संघ के सदस्यों को, और जो संघ के सदस्य थे वो मजदूर थे, कि आप लोग इस वादी का माल ढोना बंद कर दीजिए। उन्होंने ऐसा किया, लेकिन न्यायालय को यहाँ यह देखना था, और निश्चित रूप से वहाँ वादी को क्षति हुई थी। जब उन्होंने माल ढोना उसका बंद किया तो उसको आर्थिक क्षति हुई, और उस आर्थिक क्षति के होने के बाद ही उसने इस तरह का मामला दायर किया न्यायालय के समक्ष। लेकिन जब न्यायालय ने देखा कि हाँ, इस तरह के मामलों में जहाँ पर उद्देश्य न्यायपूर्ण है, उद्देश्य विधि सम्मत है, उद्देश्य मुख्यतः वादी को क्षति पहुंचाना नहीं है, तो आपको इस बात पर ध्यान देना होगा कि मुख्य उद्देश्य क्या है। हाँ, पारिणामिक अगर कुछ ऐसी घटनाएं हो रही हैं जिससे वादी को क्षति भी हो रही है, तो आप उसको नज़रअंदाज करेंगे, आपको करना भी चाहिए, क्योंकि मुख्य उद्देश्य जो था वह था कि जो संघ के सदस्य थे, जो गोदी मजदूर थे, उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार लाना। जो भी वह उद्यम था, जो भी वह व्यवसाय था, उसमें आर्थिक सुदृढ़ता लाना। इसके लिए इस तरह का एक निर्णय लिया गया प्रतिवादियों के द्वारा। हाँ, यह अलग बात है कि वादी को नुकसान हुआ और वह नुकसान परिणामिक था, लेकिन जब इस तरह से जब बंद किया गया और घाटबंदी हुई और जो वादी को नुकसान हुआ, न्यायालय में यह मामला पहुंचा, तो न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि जो संघ का कार्य था वह अपने सदस्यों के हितों का संवर्धन करना था, अपने सदस्यों, संघ के सदस्यों के हितों की रक्षा करना था। तो इसलिए यह माना जाएगा कि यहाँ किसी भी तरह के षड्यंत्र की संरचना नहीं हुई है, और जब षड्यंत्र की संरचना नहीं हुई है तो इस तरह का कोई अपकृत्य नहीं हुआ है, तो वादियों को किसी भी तरह का प्रतिकर प्राप्त करने का अधिकार नहीं है। अब हम एक अगले निर्णय पर चर्चा करेंगे, देखते हैं कि इसमें न्यायालय का क्या अभिमत था। यह जो निर्णय दिया गया था वह स्काला बॉलरूम वोल्वरहैम्पटन लिमिटेड बनाम रेडक्लिफ के वाद में दिया गया था। इस वाद में भी कुछ संयोजन थे और कुछ लोगों के बीच में करार था, एग्रीमेंट था, लेकिन वैसे संयोजन को न्यायानुमत माना गया, विधि सम्मत माना गया, क्योंकि वह आर्थिक हितों के संरक्षण के लिए थे या अन्य जो उद्देश्य थे उनके प्रयोजन के लिए थे। अब इसके जो तथ्य हैं बहुत ही रोचक हैं। इसमें ऐसा हुआ था कि जो प्रतिवादी थे वह जो संगीतज्ञों का एक संघ होता है उसके अधिकारी थे। हर व्यवसाय में, हर तरह के काम में एक संघ, एसोसिएशन बनता है, और यहाँ भी एक एसोसिएशन था जो संगीतज्ञों का था, जो म्यूजिशियंस का था, और जो प्रतिवादी थे उस संघ के अधिकारी थे। वादी नृत्यशाला का मालिक था। उसने क्या किया था कि अपनी नृत्यशाला में जो व्यक्ति काले रंग के व्यक्ति थे उनका प्रवेश वर्जित कर दिया था। अब आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि यह एक तरह से रेसिज्म का भी मामला है, गोरे और काले का भेद है, लेकिन इस वाद में ऐसा हुआ था। लेकिन हमारी चर्चा का विषय रेसिज्म नहीं है, हमारी चर्चा का विषय एक अपकृत्य है, षड्यंत्र है। तो यहाँ यह हुआ कि जब उसने काले रंग के व्यक्तियों का प्रवेश अपने नृत्यशाला में करने से मना कर दिया, तो इससे जो भी ये प्रतिवादी गणों का जो संघ था, जो संगीतकारों का जो संघ था, वह इससे आहत हुआ था, और जो अधिकारी थे उन्होंने वादी को इस बात के लिए विवश करने के लिए कि काले रंग के व्यक्तियों को भी वहाँ प्रवेश मिलना चाहिए, गोरे और काले का भेद खत्म होना चाहिए, और
इस तरह के विभेद को कोई भी स्थान नहीं मिलना चाहिए हम लोगों के कार्य में, क्योंकि हम लोग कलाकार हैं, संगीत के प्रेमी लोग हैं और हमारे बीच में काले गोरे का भेद नहीं होना चाहिए। तो नृत्यशाला में अगर काले रंग के लोगों का प्रवेश वर्जित है, इसका अर्थ यह होगा कि हम संगीतकारों की टीम जब वहाँ जाना चाहेगी और हमारे बीच में अगर कोई काले रंग के व्यक्ति होंगे तो उनको वहाँ प्रवेश नहीं मिलेगा। तो इस वजह से हम अपना कार्य भी अच्छे ढंग से नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह के उद्देश्य के साथ, इस तरह के भाव के साथ उन्होंने जो एक सूचना थी वह वादी को दी, और यह सूचना थी कि यदि रंग का प्रतिबंध नहीं हटाया जाएगा तो हमारे संघ के जो भी सदस्य होंगे, जिनमें अनेक काले व्यक्ति भी सम्मिलित थे, नृत्यशाला में वाद्यवृंद जिसे ऑर्केस्ट्रा कहते हैं उसका प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं प्राप्त कर सकेंगे। अब यहाँ इस तरह का जो एक नोटिस दिया गया और जो इस भावबोध से युक्त अगर नोटिस वादी को दिया गया तो निश्चित रूप से न्यायालय ने भी ये देखा कि जो प्रतिवादी गण थे और अपने सदस्यों को इस नृत्यशाला में जो भी ऑर्केस्ट्रा का काम था, जो वाद्य वृंद का काम था, उसको अगर करने से मना कर रहे थे, तो उसके विरुद्ध अगर कोई इंजंक्शन के लिए अगर प्रेयर देता है वादी, तो उसको कहाँ तक जारी करना उचित होगा या नहीं होगा। तो न्यायालय ने जब देखा कि इस तरह का अगर कोई आदेश, अगर कोई नोटिस दिया गया है कि आपको यह भेद मिटाना होगा, उसके बाद ही इस तरह का कोई कार्यक्रम आपके नृत्यशाला में किया जा सकेगा, अन्यथा नहीं किया जाएगा। तो इस तरह के जो आदेश थे, इस तरह की जो सूचना थी, उस पर स्थगन देने के लिए वादियों ने न्यायालय से अनुमति मांगी थी। लेकिन न्यायालय ने देखा कि उद्देश्य क्या है, यहाँ कोई षड्यंत्र हुआ है या नहीं हुआ है। हाँ, सहमति थी, जो संघ के सदस्य थे संगीतकारों के, उनके बीच में आपस में सहमति थी। सहमति इस बात के लिए थी कि जो भी वादी ने निर्णय लिया है कि इनको वहाँ से प्रवेश वर्जित किया जाएगा, जिन व्यक्तियों का रंग काला है, तो यह सर्वथा अनुचित है और इसको रोकने के लिए अगर हम कोई नोटिस दे रहे हैं तो इसके विरुद्ध अगर कोई उपचार की अगर मांग करता है वादी, तो यह उचित नहीं होगा और इसमें न्यायालय को किसी भी तरह का आदेश जारी नहीं करना चाहिए। इसी वजह से न्यायालय ने भी इन उद्देश्यों को ध्यान में रखकर माना कि षड्यंत्र है नहीं। जब षड्यंत्र है ही नहीं तो किसी भी तरह के स्थगन का आदेश जारी करने का कोई औचित्य नहीं है। न्यायालय ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि संयोजन हो रहा है, क्षति भी हो रही है, नुकसान भी हो रहा है, लेकिन जहाँ उद्देश्य विधि सम्मत है, विधिपूर्ण है, तो वहाँ यह देखा जाएगा कि यह अपकृत्य नहीं हुआ है, यह एक षड्यंत्र का अपकृत्य नहीं है। इस तरह के प्रयोजन से अगर वादी को क्षति पहुंचाना है और अपने वैधानिक हितों का प्रवर्धन करना है, ये दो बातें होती हैं जिनका ध्यान रखना आवश्यक है। जैसा कि हमने पिछले वादों में देखा कि क्षति पहुंचाना मुख्य उद्देश्य नहीं है, अपने हितों की रक्षा करना, वैधानिक हितों की रक्षा करना मुख्य उद्देश्य है। लेकिन कई बार ऐसे भी हो सकते हैं जहां पर, या कई मामले ऐसे हो सकते हैं जहां पर आपका जो मुख्य उद्देश्य है वह अपने हितों का प्रवर्धन या संवर्धन नहीं है, मुख्य उद्देश्य वादी को क्षति पहुंचाना ही है। तब यह माना जाएगा कि हाँ, यहाँ षड्यंत्र हुआ है, यह एक अपकृत्य है। अगर हम इसको समझने का प्रयास करेंगे तो एक वाद है, इसके तथ्य भी रोचक हैं। यह था हल्टले बनाम थॉर्नटन का वाद। इस हल्टले बनाम थॉर्नटन के वाद में यह हुआ था कि यहाँ भी जो वादी थे वह एक संघ के सदस्य थे और संघ जो थी उसने हड़ताल का एक आह्वान किया था, लेकिन जो वादी थे उन्होंने उस हड़ताल में जाने से मना कर दिया, इनकार कर दिया, उस आह्वान को मानने से इनकार कर दिया। तो प्रतिवादी गण जो संघ के सचिव थे और सदस्य भी थे, उन्होंने वादी को संघ से निष्कासित करने के लिए संघ की एक कार्यकारी परिषद
जिसमें यह निर्णय लिया जाना था, लेकिन संघ की कार्यकारी परिषद ने वैसा करना निर्णित नहीं किया। सचिव महोदय वादी को संघ से निष्कासित करना चाहते थे, लेकिन जो संघ की कार्यकारी परिषद थी उसने ऐसा करने से मना किया। प्रतिवादी गणों ने वादी के प्रति विद्वेष की भावना से इस बात का प्रयत्न किया कि वादी को कार्य से बाहर रखा जाए। अब यहां उद्देश्य यह है कि जो प्रतिवादी गण मिलकर इस व्यक्ति के विरुद्ध करना चाहते थे, जो उनके बीच में करार था, उन्होंने जो प्रयास किया कि इनको कार्य से बाहर रखा जाए, इनको संघ से निकाल दिया जाए, तो इस तरह के जो करार थे, क्या यह षड्यंत्र का अपकृत्य माने जाएंगे या नहीं माने जाएंगे? इस तरह का विषय न्यायालय के समक्ष आया जब वादी ने प्रतिवादियों के विरुद्ध एक मामला दायर किया और प्रतिकर की मांग की। अब जब इस मामले के तथ्य को देखा गया तो यह पाया गया कि उस व्यक्ति का यह अधिकार था कि वह किसी हड़ताल में, किसी स्ट्राइक में शामिल हो या न हो। आपने आह्वान किया, मैंने उस आह्वान का समर्थन नहीं किया। सिर्फ इस वजह से अगर आप लोग आपस में मिलकर मुझे उससे बाहर करना चाह रहे हैं या मुझे काम से बाहर रखना चाह रहे हैं, तो निश्चित रूप से अगर मुझे इस वजह से कोई क्षति हो रही है तो मैं किसी प्रतिकर का हकदार हूं। और यहां यह भी देखा गया है कि जो भी आपका कृत्य था या जो भी आप करना चाहते थे कि संघ की जो कार्रवाई परिषद के निर्णय के बाद जो उनका कार्य संघ के किसी भी हित को आगे बढ़ाने के लिए नहीं था, क्योंकि संघ ने तो कहा कि नहीं निकालना है, उसके बावजूद वो लोग चाह रहे थे कि इसको काम न मिले, इसको काम से बाहर रखा जाए। तो कार्यकारी परिषद के मना करने के बावजूद भी अगर आप चाह रहे हैं कि इसको काम से बाहर रखा जाए, तो इसका अर्थ ये हुआ कि आप किसी भी तरह से कार्यकारी परिषद के जो उद्देश्य हैं उनके संवर्धन के लिए ऐसा नहीं कर रहे थे, आप उनके हितों की रक्षा करने के लिए ऐसा नहीं कर रहे थे। यहाँ स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि यहाँ आपका कोई ना कोई विद्वेष है, यहाँ कोई ना कोई आपका बैर भाव है उस वादी के प्रति, जिसकी वजह से आप उसको यह क्षति कारित करना चाहते हैं। इसी वजह से यहाँ न्यायालय ने माना कि यहाँ जो प्रतिवादी हैं उनका उत्तरदायित्व होगा, वह उत्तरदायी होंगे अपने कृत्य के लिए, क्योंकि यहाँ उद्देश्य जो है वह संघ के हितों की रक्षा या उनका संवर्धन नहीं है, जबकि विद्वेष या बैरभाव है। तो यह अपकृत्य बनता है, षड्यंत्र का अपकृत्य है और प्रतिकर देय होगा। अब एक अन्य वाद को हम यहाँ लेते हैं। विभिन्न बनाम लिथेन का ये वाद था। इस वाद में भी एक व्यावसायिक संघ था और इस व्यावसायिक संघ में जो अधिकारी थे वह प्रतिवादी थे, और उन प्रतिवादियों को विद्वेषपूर्ण और पाया गया कि यह एक संयोजन में भी है। वादी जो था वह एक कसाई था, थोक में गोश्त की आपूर्ति करता था। प्रतिवादी गणों ने उसके द्वारा संघ से बाहर के श्रमिकों के नियोजन पर आपत्ति की। जब वह इस तरह का व्यापार करता था तो वह श्रमिकों को नियुक्त करता था, वह एक नियोक्ता भी था, कई श्रमिकों को काम पर रखता था। लेकिन जो संघ के पदाधिकारी थे उनकी आपत्ति यह थी कि तुम संघ के सदस्यों को ही रखो, बाहर के सदस्यों को क्यों रख रहे हो, इस तरह की आपत्ति थी। प्रतिवादी ने उनसे यह निवेदन किया कि वह जो भी प्रतिवादी थे उन्होंने उस कसाई से कहा, जो वादी थे, कि आप ऐसा न करो, आप केवल संघ के सदस्यों को ही रखो, बाहर के श्रमिकों को आप काम पर न रखो। और इस तरह का निवेदन किया गया, लेकिन वादी ने मना कर दिया। वादी ने ऐसा करने से मना किया, कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, यह मेरी इच्छा है कि मैं किस तरह के श्रमिक को काम पर रखूंगा। यह जरूरी नहीं है कि मैं उन्हीं श्रमिकों को काम पर रखूं जो संघ के सदस्य हों, मैं बाहर के भी श्रमिकों को काम पर रख सकता हूं। जब उसने ऐसा किया इनकार, उसके बाद से जो प्रतिवादी गण थे उन्होंने वादी के एक बहुत बड़े ग्राहक से मुलाकात की।
और वह ग्राहक वादी का नियमित ग्राहक था, जो ज़्यादा मात्रा में इस वादी से गोश्त की खरीद करता था। प्रतिवादी गणों ने उस ग्राहक को एक तरह से धमकी देते हुए मना किया कि आप अब इस वादी से किसी भी तरह का गोश्त नहीं खरीदेंगे, किसी भी तरह का आप इनसे व्यापारिक संबंध नहीं रखेंगे। इस धमकी के बाद उस बड़े ग्राहक ने इस वादी से गोश्त की खरीद करना बंद कर दिया। तो आप देखिए यहाँ पर जब एक बहुत बड़ा ग्राहक ही आपसे दूर हो जाए और वह आपके माल की खरीद बंद कर दे तो आपको कितना बड़ा आर्थिक नुकसान होगा। ऐसा ही हुआ इस मामले के वादी के साथ। जब उसने प्रतिवादियों की इच्छा का सम्मान नहीं किया, उनकी बात को मानने से इनकार कर दिया कि वह जरूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ संघ के सदस्यों को ही श्रमिक के रूप में रखे, वह बाहर के भी लोगों को रखना चाहता था। इससे आहत होकर प्रतिवादियों ने आपस में एक करार किया, एक बड़े ग्राहक को मना किया और यह क्षति हुई। तो ये पूरे अगर घटनाक्रम को अगर आप देखते हैं, इसका विश्लेषण करते हैं, तो आप इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि हाँ, इसमें तो बहुत बड़ी आर्थिक क्षति हुई वादी को। लेकिन अब यहाँ देखना ये होगा कि उद्देश्य क्या है। उद्देश्य दुर्भावना है या कोई सद्भावना है? उद्देश्य अपने हितों का संवर्धन है या सिर्फ और सिर्फ वादी को क्षति कारित करना है? यही जो कार्य था वह न्यायालय को करना था और इन्हीं आधारों पर न्यायालय को अपना निर्णय देना था। लेकिन जब यहाँ न्यायालय ने इस बात को देखा तो यह पाया कि जब बड़े ग्राहक से यह मिल रहे हैं और उसके विरुद्ध कोई बल का प्रयोग करके यह मना कर रहे हैं कि आप आगे से ऐसा नहीं करेंगे, तो यह दिख रहा है कि जो वादी हैं वह एक बड़े आर्थिक संकट की तरफ जा रहे हैं, उनको एक नुकसान हो रहा है। तो यह एक दुर्भावना दिख रही है इन प्रतिवादियों के साथ। अब आपको यह समझना होगा कि जो प्रतिवादी हैं वह सिर्फ इसलिए मना कर रहे हैं क्योंकि इसने उनकी बात को सम्मान नहीं दिया और जो उनका निवेदन था उसे अस्वीकार कर दिया। किसी ग्राहक को मना करने से उस संघ को या उस संघ के सदस्यों को कोई भी फायदा नहीं होने जा रहा था, या उनके अपने हितों के संवर्धन के लिए नहीं था कि आप किसी व्यक्ति के बड़े ग्राहक को उसके पास जाने से मना कर रहे हैं तो उसमें आपका क्या फायदा हो रहा है? आपका कोई फायदा नहीं हो रहा है, उससे हाँ नुकसान उस वादी को जरूर हो रहा है। तो इस बात को ध्यान में जब न्यायालय ने रखा कि हाँ, यहाँ तो यह संघ अपने हितों के संवर्धन का काम तो कर नहीं रहा है, यह जब सिर्फ मना कर दिया इस वजह से एक बदला लेने की कार्रवाई के लिए एक विद्वेषपूर्ण कृत्य कर रहे हैं और वह उसको मना कर रहे हैं कि तुम इससे गोश्त खरीदना बंद कर दो, और उसने ऐसा किया भी। तो न्यायालय ने पाया कि जो कृत्य है प्रतिवादियों का वह निश्चित रूप से अपकृत्य है और जो वादी हैं वह प्रतिकर के हकदार हैं और प्रतिवादियों को यह प्रतिकर देना होगा। अब हम कुछ अन्य वाद को भी देखते हैं। जैसे भारत में हाल फिलहाल में भी बहुत सारे ऐसे वाद आए जो किसी खास व्यवसाय में जो प्रतियोगिताएं हैं उनको लेकर आए और आपस में एक दूसरे के लिए जो आरोप लगाए जाते हैं, प्रत्यारोप लगाए जाते हैं, यह व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा का एक परिणाम होता है। तो इस तरह की व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा के परिणाम स्वरूप यहाँ ये देखा गया इस वाद में, जो पेप्सी फूड्स लिमिटेड बनाम भारत कोका कोला होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड का एक वाद था। इसमें जो वादी थे वह व्यवसाय करते थे कोला ड्रिंक का, पेप्सी इनका ब्रांड है और दुनिया भर में यह व्यवसाय करते हैं। तो पेय पदार्थों का यह हर तरह का कार्य करते हैं, निर्माण से लेकर और उसकी बिक्री तक। अब इन लोगों ने आरोप लगाया था प्रतिवादियों पर और वह आरोप था षड्यंत्र का, कई तरह के षड्यंत्र का, उनके व्यावसायिक हितों को नुकसान पहुंचाने के लिए। और उन्होंने ऐसा कहा था कि पिछले 6 महीनों से वादी ने पाया कि प्रतिवादी ने न केवल अनैतिक व्यावसायिक प्रथाओं का सहारा लिया है, हालांकि अधिकांश मामलों में जो प्रतिवादियों का आचरण है शिकायतकर्ता के व्यवसाय में अत्याचारपूर्ण हस्तक्षेप था। कई तरह का आरोप लगाए और इसमें षड्यंत्र का भी एक आरोप लगाया गया
जो उन्होंने कहा कि प्रतिवादियों ने अपने व्यावसायिक हितों को गैरकानूनी रूप से नुकसान पहुंचाने के लिए वादी के खिलाफ ठोस मुकदमेबाजी करने की साजिश रची थी। लेकिन तथ्यों को आकलन करने के बाद, तथ्यों को देखने के बाद न्यायालय भी यह निष्कर्ष पर पहुंची थी कि जो वादी थे वह प्रथम दृष्टया अपने मामले को स्पष्ट करने में असमर्थ थे, और जो संतुलन था, जो सुविधा का संतुलन था, वह भी जो दावेदार थे, जो वादी थे, उनके पक्ष में नहीं था। और वादी यह भी साबित करने में असफल रहे कि उनको किसी अपूरणीय क्षति का सामना करना पड़ा या करना पड़ेगा। इसी वजह से जिस भी तरह के उपचार की मांग की गई थी, जो स्थगन के रूप में थी, इंजंक्शन उन्होंने मांगा था, उसको देने से न्यायालय ने मना कर दिया। और न्यायालय ने कहा कि नहीं, यहाँ किसी भी तरह की साजिश जो प्रतिवादी हैं उनके कृत्य में नहीं दिख रहा है, और आप इसको स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं, आप किसी ऐसी क्षति को भी यहाँ सिद्ध नहीं कर पा रहे हैं। तो इस वजह से न्यायालय ने उन्हें मना कर दिया और इसे कार्रवाई योग्य नहीं माना। एक वाद था रोटास इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम रोटास इंडस्ट्रीज स्टाफ यूनियन। इस वाद में ऐसा था कि जो विनिर्माण प्रतिष्ठान थे उनके कर्मचारी हड़ताल पर गए थे। औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 24 और धारा 23 के तहत हड़ताल करना अवैध था। सुप्रीम कोर्ट के सामने यह समस्या थी कि क्या यूनियन अपने नुकसान के लिए प्रबंधन को मुआवजा देने के लिए जिम्मेदार ठहरा सकता था या नहीं था। लेकिन यहाँ यह देखा गया कि हालांकि हड़ताल अवैध थी, उसके बावजूद यह माना गया कि यूनियन जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि यूनियन का जो इरादा था वह नेतृत्व को चोट पहुंचाने का नहीं था। उनका जो एकमात्र उद्देश्य था, जो प्राथमिक उद्देश्य था, वह था अपने और अपने संघ के सदस्यों के हितों की रक्षा करना। इसी वजह से उनका जो कृत्य था वह उत्तरदायी नहीं था और न्यायालय ने इसका समर्थन किया। ऐसे बहुत सारे वाद में हम देखेंगे कि इस तरह के निर्णय को दिया गया, लेकिन यह भी स्पष्ट करना चाहिए कि कोई भी ऐसा कार्य जो अन्यथा वैध हो, अपने हितों का संरक्षण या संवर्धन करने वाला हो, वादी को क्षति पहुंचाने का आशय रखने वाला नहीं हो, अवैध साधनों द्वारा संपन्न नहीं किया गया हो, तो ऐसे मामलों में माना जाएगा कि किसी भी तरह का षड्यंत्र नहीं हुआ है। और षड्यंत्र के मामले में जैसा पहले भी कहा गया है कि क्षति का होना आवश्यक है। बिना क्षति के आप इस अपकृत्य में प्रतिकर की मांग नहीं कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आज का व्याख्यान समाप्त होता है। आप सभी का धन्यवाद।